Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a last section of Unit 3. Unit 3 is from Block 3 MPCE 022, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. आज हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग की. इस यूनिट से आपको 3 वीडियोज़ आए हैं. 2 मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ. ये लास्ट वीडियो है इस यूनिट का जिसमें हम डिसीजन मेकिंग के बारे में समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे सही डिसीजन ली जाती है, क्या स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाने चाहिए, क्या डिसीजन लेने के भी कोई रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हैं, ये भी हम जानेंगे इसमें. ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है. वैसे जो जिनको डिसीजन लेने में दिक्कत होती है बेसिकली वो इससे कुछ सीख पाएंगे. इससे पहले कि मैं शुरू करूं इस टॉपिक को, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूं. पहली चीज़, इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन चेक कर लें वीडियोस के लिए. दूसरी चीज़, जहाँ पे भी आपको पिंक हाईलाइट दिख रहा है यानी कि वो सेक्शन है जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुका है और आगे भी एग्ज़ाम्स में पॉसिबिलिटी है आने की. अब हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग. किसी भी डिसीजन को लेने के लिए बहुत गट्स चाहिए होते हैं बेसिकली, क्योंकि अगर हम वो गट्स नहीं रखते तो हर एक्शन में रिस्क दिखाई देता है. दूसरी बात ये कि जब तक आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे आप डिसीजन नहीं ले सकते, राइट. तो कोई भी डिसीजन में तभी आप चूज़ कर पाएंगे ना किसी चीज़ को जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा चॉइसेस है. जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो ऑब्वियसली उसको हम डिसीजन लेना नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो आपको फिर एक ही रूल को फॉलो करना है. तो डिसीजन तब माना जाता है जब आपके पास चॉइसेस हैं, यू हैव ऑप्शंस एंड यू नीड टू चूज समथिंग. तो उस वक्त आप क्या डिसीजन लेते हैं और उससे आपको कितना फ़ायदा होता है या नुकसान होता है वो डिपेंड करता है उसके कंसिक्वेंसेस से. यानी कि उस डिसीजन को आपने ले लिया, डिसीजन लेने के बाद आपके साथ क्या होता है, आपने जिस चीज़ के ऊपर डिसीजन लिया है वो क्या चीज़ थी और उसका आउटकम क्या निकलता है. अगर आउटकम पॉजिटिव निकलता है तो आप बोलोगे मेरा डिसीजन सही था. अगर आपका आउटकम सही नहीं निकलता है उस एक्शन को लेने के बाद तो आप बोलोगे मेरे डिसीजन रॉन्ग थे, राइट. तो डिसीजन को प्रोबेबिलिटी उसकी सही बनाने के लिए ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे डिसीजन सही हो जाए, तो ये वो स्ट्रेटेजी है. तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग की जब बात आती है तो उसमें हमें किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है. पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि एक मेंटल प्रोसेस है, एक कॉग्निटिव प्रोसेस है. यानी हम थिंकिंग करते हैं. जब भी कोई डिसीजन लेने की बात आती है तो हम उस बारे में सोचते हैं, ऑप्शंस के बारे में डिटेल में सोचते हैं और वो एक्शन को सिलेक्ट करते हैं जो हमें ज़्यादा आउटपुट देता है. और बहुत सारे अल्टरनेटिव में से हम चूज़ करते हैं और जो चूज़ करते हैं वो हमारी फाइनल चॉइस मानी जाती है. नाउ 2 चीज़ें बिजनेस और लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सी ऐसी 2 चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, या कौन सी ऐसी 2 स्किल्स हैं जो हमारी लाइफ को चलाने में बहुत हेल्प करती हैं. पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग और दूसरा है डिसीजन मेकिंग. ये 2 ऐसे स्किल्स हैं जो हमारे बिजनेस और लाइफ दोनों को सक्सेसफुली चलाती हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है कि आपको कोई प्रॉब्लम दे दी गई और आपने उसका सोल्यूशन निकाल लिया. डिसीजन मेकिंग होता है आपको सोल्यूशंस तो पता है लेकिन सोल्यूशंस में से कौन सा चूज़ करना है वो डिसीजन मेकिंग होता है ना. जैसे कि सपोज आपके घर में आटा ख़त्म हो गया, तो प्रॉब्लम इज़ आपके घर में आटा ख़त्म हो गया. नाउ सोल्यूशन क्या है, आटा ख़रीदना है. बट उसमें भी ऑप्शन है. क्या ऑप्शन है, कौन सी कंपनी का लोगे, आशीर्वाद कंपनी का लोगे या किसी और दूसरी जो भी कंपनीज XYZ जो भी होती हैं, मुझे एक ही का नाम याद है तो, या पतंजलि दूसरा नाम भी याद आ गया. तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, अब अलग अलग ब्रांड्स हैं. इन ब्रांड्स में से आप कौन से वाले का आटा लोगे, फिर आप कैसे चूज़ करोगे ये सारे ऑप्शंस में से. अगेन उसमें आप उसके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, है ना, कि कौन सा ज़्यादा शुद्ध है आपकी हेल्थ के लिए. कईयों के लिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई कम पैसों में जो आ जाए, सस्ता हो जाए. कईयों के लिए यानी कि बजट इशू होता है. कईयों के में हेल्थ इशू होती है कि सबसे बेस्ट हेल्थ के लिए जो अच्छा है वो लेंगे. कई लोग सोचते हैं इन बिटवीन दोनों होना चाहिए, हेल्थ भी हो और पैसा भी कम हो, तो वो ले लेते हैं. तो इस तरह से उनकी चॉइसेस जो होती है वो डिपेंड करती हैं बहुत सारे फैक्टर पे कि उन्हें कौन सा चूज़ करना है. ये हो गया डिसीजन मेकिंग, आप उसके बेसिस पे डिसाइड कर लेते हो. ऐसा ही सेम बिजनेस में भी होता है कि जब बिजनेस हम कोई शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारी कंपनीज का ऑफर होता है आपके पास कि हमारे साथ कोलैबोरेट कर लो, हमारे साथ ऐसा कर लो. तो अब आप कौन सी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करेंगे वो आपके डिसीजन में आता है.
ये तो आम बात थी, छोटी सी आटा खरीदने वाली बात, लेकिन क्या लाइफ में आटा खरीदने जैसी प्रॉब्लम होती है? क्या उन्हीं के डिसीजंस लेने पड़ते हैं हमें, और कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती जिनके डिसीजन लेने होते हैं? तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है उसमें डिसीजन मेकिंग आता ही आता है। और डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करूँ तो डिसीजन मेकिंग हर लेवल पे ज़रूरत है, चाहे वो मैनेजमेंट हो गया, चाहे वो लीडरशिप वाला लेवल हो गया। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसे हम प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। एक पूरा प्रोसेस है जो डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करता है और हम सही डिसीजन ले पाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग दोनों को अगर हम देखें तो ये दोनों ही क्रिएटिविटी वाला काम है, यानी कि क्रिएटिवली आपको सोचना पड़ेगा, है ना, खुले दिमाग से सोचना। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? खुले दिमाग से सोचना। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाला है, क्रिएटिविटी, पूरे क्रिएटिविटी के ऊपर। खुले दिमाग से सोचना होगा, दूसरों की कॉपी नहीं करनी है, उसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग दोनों में क्रिएटिविटी आती ही आती है। और किस चीज़ में आती है कि हम पहले तो ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करना, एंड देन जो ऑप्शंस हैं उनको अच्छे से डिटेल में सोचना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना कि कौन सी टेक्निक लगाएं सो दैट हमारी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। तो ये सारा क्रिएटिव काम होता है। नाउ कमिंग टू, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है? ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिससे हमें जाना होगा और हमारी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी, चाहे वो किसी भी लेवल की है? तो वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ऐसा है जिसमें कुछ स्टेप्स आते हैं, कुछ रूल्स आते हैं जो हमें ये श्योरिटी दिलाते हैं कि हम जिस तरह से भी काम करेंगे हमें डिसीजन सही ही मिलेंगे। और जो हमारे जो डिसीजन मेकिंग का भी पार्ट होता है ना, जब हम डिसीजन बना लेते हैं, वो भी कंपोनेंट्स में तोड़ा गया है, पहले 2 में और फिर बाकी उन दोनों को 3-3 पार्ट में ब्रेक किया गया है। तो ये कैसे होता है, इसको दिखाने के लिए मैं आपको ये डायग्राम बताती हूँ। ये देखिए, ये डायग्राम है। इसमें हमें, ये किस चीज़ का डायग्राम है? इसमें हमें बताया जा रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे की जाती है। तो आप प्रॉब्लम को पहले डिक्लेयर करते हैं एंड देन उसके ऊपर वर्क करते हैं। प्रॉब्लम का सोल्यूशन को डिक्लेयर कर दो, समझ लो, और प्रॉब्लम के सोल्यूशन को डिक्लेयर किया और उसको सॉल्व कर दिया। जब प्रॉब्लम डिक्लेरेशन की बात आती है तो हम क्या करते हैं? पहले प्रॉब्लम को फ्रेम करते हैं, यानी ढंग से डिफाइन करते हैं, एंड देन उसमें से ऐसे लोगों को हम चूज़ करके लाते हैं। इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगी, अभी मैं रफ बता रही हूँ पॉइंट 6 तक कैसे गया है। जब हमने प्रॉब्लम को डिसाइड कर लिया तब हम ऐसे लोगों को चूज़ करते हैं जो इस प्रॉब्लम को में एक्सपर्ट हैं, जो उनको मालूम है कि इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। ना हमें बहुत सारे लोगों को ऐड करना है, ना हमें बहुत कम को करना है, ऐसे ही लोगों को ही सिर्फ रखना है जो जानते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। और फिर सबसे बेस्ट जो हमें सोल्यूशन मिलेगा उस पर हम काम करना शुरू करेंगे। मतलब हमने बता दिया कि ये बेस्ट सोल्यूशन है। नाउ वर्क वाले सेक्शन में ये अगले 4, 5, 6 आते हैं। इसमें जो 4th है वो क्या कह रहा है? ऑल्टरनेटिव्स हम ढूंढेंगे। ये जो प्रोसेस है उसके लिए ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे। प्रॉब्लम हमें पता चल गई, प्रॉब्लम के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे, कौन कौन से ऑप्शंस है हमारे पास इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के। देन डिफाइन दी वैल्यूज़, हर एक जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनके वैल्यूज़ ढूंढेंगे कि ये ऑल्टरनेटिव इसके लिए क्यों है और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। एंड देन लास्ट, एनालाइज इन्फॉर्मेशन। जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी और जो भी हमें जो भी हमने देखे थे ऑल्टरनेटिव्स और उनकी वैल्यूज़ देखी थी, अब हम उन्हें एनालाइज करेंगे कि वो कैसे उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करेंगे। तो इस तरह से हमें पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस करना होता है। तो इसमें इन्होंने यहाँ पे यही चीज़ बताई है कि 2 लार्ज आइडियाज़ में ब्रेक करते हैं पहले प्रॉब्लम को, एंड देन उसको फर्दर पार्ट्स में ब्रेक किया है इनटू 3 में। सो 2 हेडिंग्स क्या है? डिक्लेयरिंग अ डिसीजन एंड वर्किंग अ डिसीजन। तो डिक्लेयरिंग अ डिसीजन की जब बात आती है तो इसमें पहला आता है फ्रेम दी प्रॉब्लम। फ्रेम दी प्रॉब्लम में क्या है? हम पहले ये डिसाइड करेंगे कि आप डिसाइड क्या कर रहे हो। पहली बात, आपको डिसाइड क्या करना है, और अगर जो डिसाइड करना है वो क्यों डिसाइड करना है, ये आपको सोचना है जब हम प्रॉब्लम को फ्रेम कर रहे होते हैं। एंड दूसरा चीज़, हमें क्यों नहीं डिसाइड करना है और हमें क्या नहीं डिसाइड करना है और क्यों नहीं डिसाइड करना है उस बारे में, ये सोचना होगा। अगेन इसका अगर हम एग्जांपल देखें कि कोई प्रॉब्लम को अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है किसी चीज़ में, सपोज़ आपको पढ़ाई में कुछ गड़बड़ लग रही है, तो आप सोच रहे हैं क्या मैं कहीं पे कोचिंग लूँ या नहीं लूँ। तो आपका डिसीजन, आप अब ये सोच रहे हो व्हाट आर यू डिसाइडिंग, मतलब आप क्या डिसाइड कर रहे हो? आप क्या कोचिंग लेने का डिसाइड कर रहे हो? व्हाट शुड यू
व्हाट शुडंट यू बी डिसाइडिंग, मतलब कि इसका मतलब है कि आप क्या डिसाइड नहीं करना चाहिए आपको, है ना। अगर आप ये डिसाइड करें कि आपको कोचिंग लेनी है तो क्यों लेनी है, ऐसा क्या रीज़न पड़ गया, और अगर आपको कोचिंग नहीं लेनी है तो क्यों नहीं लेनी है। दो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि कोचिंग उसको लेने की ज़रूरत होती है जिसको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, है ना। और क्यों लेनी है, क्योंकि वो समझना चाहता है। अगर जिसने ये डिसाइड किया मुझे कोचिंग नहीं लेनी है, तो इसका मतलब ये है कि उसको चीज़ें समझ में आ रही है, लेकिन और वो क्यों नहीं लेना चाहता है, अगेन क्योंकि उसको मालूम है उसको समझ तो आ रही है, लेकिन टाइम इज़ द इशू विच इज़ इन हिज और हर हैंड्स। वो टाइम को मैनेज खुद कर सकता है, उसके लिए उसको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है कि टाइम मैनेजमेंट के लिए भी एक ट्यूटर लगा लो, ये नहीं करेगा, राइट। तो वो हमें सोचना है कि हमें क्या डिसाइड करना है, क्या डिसाइड नहीं करना है, क्यों करना है, दोनों केसेस में। अगेन क्या गुड डेफिनेशन क्या है प्रॉब्लम की, अब आप प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, और या फिर जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो क्या है उसको डिफाइन करेंगे। देन अगेन आपको ये देखना होगा कि जो आप डिसीजन लेंगे वो हाई क्वालिटी का डिसीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ले तो लिया उसके बाद आप बाद में परेशान हो रहे हैं, काश मैंने ये डिसीजन नहीं लिया होता, ये वाला स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। सो आपको इसीलिए प्रॉब्लम को डिफाइन करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। हमारे दिमाग में हमारे मेंटल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फ्रेम्स के नाम से जानते हैं। फ्रेम्स हम इसीलिए बनाते हैं किसी प्रॉब्लम के लिए क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को उसकी किसी प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना चाहते हैं। हम उसको सिंप्लीफाई करके ऑर्गेनाइज करते हैं सो दैट हमारी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाए। तो हमारे मेंटल स्ट्रक्चर्स को हम फ्रेम के नाम से जानते हैं, फ्रेम्स। जिस तरह से लोग अपनी प्रॉब्लम को फ्रेम करते हैं वही उनको इस बात के लिए भी इन्फ्लुएंस करता है कि वो सोल्यूशन क्या निकालेंगे। अगर कोई इंसान फ्रेम ही गलत कर रहा है प्रॉब्लम को तो ऑब्वियसली वो सोल्यूशन भी गलत ही निकालेगा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आप प्रॉब्लम को सही से फ्रेम करें, सही से डिफाइन करें। नाउ नेक्स्ट स्टेप जो है इसका वो है राइट पीपल। जैसे कि मैं पहले भी इसके बारे में बता चुकी हूँ। अगर आप अकेले हैं डिसाइड करने वाले, आप ही डिक्टेटर हैं, आप ही सब कुछ करता धरता है, तब तो सवाल ही नहीं उठता इस स्टेप का, क्योंकि आप ही को सब कुछ करना है। लेकिन अगर इट्स अ टीम जॉब, अगर लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, तो अगेन आपको कुछ लोग डिसाइड करने होंगे जो सही से आपको हेल्प कर सके डिसीजन लेने में। अगेन जो लोग आप करेंगे या बहुत कम नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए कि वो भीड़ ही लगा लें उसके बाद सब लोग कंफ्यूज हो जाएं, कंफ्यूजन होने के बाद कुछ भी ना डिसाइड कर पाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अननेसेसरी पेन नहीं लेना है, अननेसेसरी ऐसे लोगों को इंक्लूड नहीं करना जिनका कोई रोल नहीं है इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और इतने कम लोग भी नहीं रखना कि वो सब लोग परेशान हो जाए कि भाई काम इतना है और हम इतने से लोग और हम इतने से लोगों से सब कुछ एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो सही लोग जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं उन्हीं को ही लेना चाहिए। थर्ड स्टेप है राइट प्रोसेस। ये डिसीजन सिचुएशन जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप हाई क्वालिटी डिसीजन लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें बहुत सारा टाइम लगना चाहिए। यानी कि आपके पास कोई सपोज़ यू आर ए बिजनेसमैन और आपको एक बहुत बड़ा सा कुछ ऑफ़र आ गया है और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप इसको हाँ बोले कि ना बोलें, बहुत सारे रीज़न से। कभी कभी आपको ऑफ़र इसलिए आया हुआ होता है बिकॉज दे नो वॉट इज़ योर टैलेंट एंड दे वॉन्ट यू टू हायर फॉर एनी रीज़न। किसी कारण से आपको रखना चाहते हैं वो, तो इमीडिएटली आपको हाँ बोलना होगा। आप ये सोचने थोड़ा ना बैठ जाएंगे कि भाई मैं तो छोटा सा मानुष, मुझे क्यों रख लिया, मुझे क्यों ऑफर आ गया, तो ये गलत तरीका होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हाई क्वालिटी के जो डिसीजन होते हैं वो बहुत सारे के सारे टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। कभी कभी बेस्ट आइडियाज़ भी इमीडिएटली आ जाते हैं एकदम ही, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया, अगर आपने कॉइन टॉस किया इतनी जल्दी भी कभी कभी प्रॉब्लम के आंसर आ जाते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है जिसमें वाकई काम करना पड़ता है और टाइम भी लगता है। ऐसा नहीं है कि सारे ही हाई डिसीजन ईजिली हो जाते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। जो सेकंड स्टेप था वर्क और डिसीजन, पहले था डिफाइन अ डिसीजन एंड देन है वर्क और डिसीजन। वर्क और डिसीजन के फर्दर 3 सब सेट्स हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वो ये कहता है अ कंप्लीट सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। सबसे पहली चीज़ ये होती है जब आपने डिसीजन ले लिया और डिसीजन के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो वो जो डिसीजन लिया है उसके जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको आप लेंगे।
जितने ज़्यादा आपको उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पता है उसको सबको आप लिख लेंगे, तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, मतलब एज मैनी एज पॉसिबल सोल्यूशंस, चाहे वो आपस में इंटरमिंगल भी हो रहे हो तो भी आपको लिख देना है। तो जितने भी ऑल्टरनेटिव्स आप इसमें देंगे प्रॉब्लम के सोल्यूशन के, वो सारा का सारा आपका जितना भी दिमाग में जितने भी आइडियाज होते हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, रैशनल भी आ जाएंगे, इरेशनल थॉट प्रोसेस से भी आ जाएंगे। कोई भी इंसान उसको जितना भी दे सकता है मैक्सिमम उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सब दे देगा, उसको बोलते हैं कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। नाउ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जो भी आपने ऑल्टरनेटिव्स लिए हैं वो इतने यूनिक है कि ये ओवरलैप नहीं करते एक दूसरे पे, सबके अपने अपने खुद के आइडियाज़ हैं, और जो अपने आइडियाज़ हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल सेम कॉमन कुछ भी नहीं है उनमें, उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जब कॉमन कुछ नहीं होता। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव में हो सकता है, कॉमन हो सकता है। नेक्स्ट है सेकंड स्टेप है वैल्यूज़ अगेंस्ट विच टू मेक ट्रेड ऑफ। अब हमें जो भी हमने ऑल्टरनेटिव्स चूज़ किए हैं उनकी वैल्यूज़ देखेंगे, उनमें क्या वैल्यूज़ है उन ऑल्टरनेटिव्स में, यानी वो हमें क्या आउटपुट देगा, उन ऑल्टरनेटिव से हमें क्या क्या मिल सकता है। हर एक जो वैल्यू होती है उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स मतलब क्वालिटीज़ होती हैं। अगेन जो एट्रीब्यूट्स होते हैं यानी कि जो क्वालिटीज़ होती है हर एक वैल्यू की, मतलब हमें कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन का हमें ये देखना है पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, तो जो पॉजिटिव्स हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, या उसके जो पॉइंट्स हैं उससे जो हमें फ़ायदा होगा वो हमने लिख लिए। नाउ उससे उसको करने के लिए कुछ ऐसे भी उसके जो आउटपुट आएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो डिज़ायरेबल होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अनडिज़ायरेबल होंगे, जो हमें नहीं चाहिए होंगे। तो एक एक्शन करने से हमेशा सारी कुछ पॉजिटिव नहीं हो जाता, कभी कभी कुछ अनवांटेड चीज़ें भी होती है। सो टिपिकली हमें ये देखना है टाइम के, और अच्छा ये जो चीज़ हमारे डिज़ायरेबल है या अनडिज़ायरेबल है, आउटपुट क्या निकलेगा और टाइम के ही साथ पता चलता है, एकदम से नहीं कि आपने सोचा और आपको आइडिया लग जाएगा। यू कैन गैस बट सर्टेनिटी नहीं होती इसमें ऑल्टरनेटिव्स में कि क्या श्योर है और क्या श्योर नहीं है। थर्ड है इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब्स द वैल्यू ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव। अब आपके पास जो भी ऑल्टरनेटिव है उनके बारे में आपको रिसर्च करनी होगी, आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन जुटानी होगी। तो जो भी गुड डिसीजन मेकिंग होती है उसमें ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, उस ऑल्टरनेटिव के फैक्ट्स तो हमें पता ही होना चाहिए, उसकी लिमिट्स भी पता होना चाहिए, लिमिट्स के बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो जितनी डिटेल में हमें किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, हमें अनसर्टेनिटीज़ के बारे में उतना ही ज़्यादा हम एक्सप्लोर कर पाएंगे कि आगे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो जो भी हाई क्वालिटी डिसीजन प्रोसेसेस होते हैं उसमें हमें ये करना ही होता है, प्रॉब्लम को फ्रेम करना होता है, उसके ऑल्टरनेटिव्स, पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव देखने होते हैं, और जो भी उनसे वैल्यूज़ हमें मिल सकती हैं और उनके प्रोज एंड कॉन्स वो सब देखने होते हैं। तो ये था डिसीजन मेकिंग के ऊपर। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी वीडियो के साथ हमने आज की ये यूनिट भी ख़त्म कर दी है, थर्ड यूनिट ख़त्म हो गई है ब्लॉक 3 की। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, अगर ऐसा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में, अपने स्टडी सेंटर में जहाँ पॉसिबल है वहाँ शेयर करें, और वॉच करते रहिए। आपके कुछ क्वेरीज होती हैं या आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो डू लेट मी नो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।